आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद के जो तत्व प्रकट होते हैं, व्यक्तिवाद और निरंकुशतावाद के जो मिश्रित विचार हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक विचारक थे मैक्सी। उन्होंने हॉब्स के बारे में कहा है कि हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी आदि से अंत तक व्यक्तिवादी हैं। इस कथन का अर्थ अपन बाद में देखेंगे। इसी प्रकार एक विचारक और थे, शेबाइन। उन्होंने भी हॉब्स के बारे में इसी तरीके का एक कथन प्रयोग में लिया है। उन्होंने कहा कि हॉब्स ने अपने विचारों का प्रारंभ व्यक्तिवादी विचार के रूप में किया और उसका अंत निरंकुशतावाद में होता है। तो इन दोनों का अर्थ ये है कि हॉब्स का जो चिंतन है उसमें हमें निरंकुशतावाद के तत्व भी मिलते हैं और व्यक्तिवाद से संबंधित विचार या तत्व भी मिलते हैं। अर्थात हॉब्स के राजनीतिक चिंतन दर्शन में हमें व्यक्तिवाद और निरंकुशतावाद दोनों की झलक दिखाई देती है, दोनों के तत्व दिखाई देते हैं। अब हॉब्स के विचारों में निरंकुशतावाद के कौन कौन से तत्व थे, ऐसे कौन कौन से उनके विचार थे जिससे उनके दर्शन में हमें निरंकुशतावाद की झलक मिलती है। तो हॉब्स के राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता है निरंकुश तथा असीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत। हॉब्स ने प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने संप्रभु पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। आप जानते हो, हॉब्स ने सामाजिक समझौते के फलस्वरूप राज्य की जो उत्पत्ति होती है और उसके जो लेवियाथन नामक संप्रभु की उत्पत्ति होती है, उस लेवियाथन पर हॉब्स ने किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। आप जानते हो, हॉब्स से पहले एक विचारक थे, पोंदा। उन्होंने भी संप्रभुता के बारे में अपने विचार रखे थे और उन्होंने संप्रभु पर 3 प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। पहला प्रतिबंध ईश्वरीय कानून का, दूसरा प्रतिबंध प्राकृतिक कानून का और तीसरा प्रतिबंध व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार। ये 3 प्रकार के कानून या 3 प्रकार के प्रतिबंध बोंदा ने अपने संप्रभु पर लगाए थे, लेकिन हॉब्स ने ये तीनों ही प्रकार के प्रतिबंध संप्रभु से हटा दिए हैं। यानी उन्होंने संप्रभु को पूर्णतया निरंकुश बना दिया है, उस पर किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। और आप जानते हो, हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है उसके फलस्वरूप निरंकुश राज्य की उत्पत्ति होती है। और ये निरंकुश राज्य की उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को सतत संघर्ष की अवस्था बताया था और उसका अंत करने के लिए लोगों ने आपस में एक समझौता किया और सामान्य सत्ता की स्थापना के ऊपर बल दिया। और आप जानते हो, सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ ये समझौता किया कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपने अधिकार देता हूँ तथा स्वयं पर शासन करने का अधिकार त्यागता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी व्यक्ति को दोगे और स्व शासन का अधिकार छोड़ दोगे। तो इस समझौते के फलस्वरूप जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह का निर्माण होता है, जिसको हॉब्स राज्य या संप्रभु कहता है, या उसका लेवियातन भी इसी को ही कहा जाता है।
तो वो जो लेवियाथन होता है वो सर्वोच्च सत्ता और सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संप्रभु होता है। तो उस लेवियाथन की क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण होब्स के चिंतन में हमें निरंकुशतावाद के तत्व दिखाई देते हैं। तो होब्स ने जो लेवियाथन की विशेषताएं बताई हैं वो विशेषताएं हमें होब्स के निरंकुशतावाद के चिंतन की झलक दिखलाते हैं। तो लेवियाथन की क्या क्या विशेषताएं थी अपन एक एक करके अब देखेंगे। पहली विशेषता है संप्रभुता असीमित। होब्स के संप्रभुता की सबसे प्रमुख विशेषता है असीमितता। आप जानते हो होब्स ने अपने संप्रभु पर ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, और जो भी राजकीय कानून होते हैं वो संप्रभु के आदेश होते हैं, यानी संप्रभु के आदेश ही कानून हैं और संप्रभु उन कानूनों से ऊपर है। उसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। अगर अंकुश लगाया जाता है तो फिर वो संप्रभु नहीं रह पाता है। इसलिए होब्स का संप्रभु असीम और निरंकुश है। तो ये लेवियाथन की पहली विशेषता है जिसमें हमें निरंकुशतावाद के तत्व दिखाई देते हैं। दूसरा, संप्रभु समस्त कानूनों का स्रोत है। होब्स ने संप्रभु की जो दूसरी विशेषता बताई है वो बताइए संप्रभु समस्त कानूनों का स्रोत है। अर्थात समस्त प्रजाजन जिन कानूनों को मान्यता देते हैं, जिन कानूनों को मानते हैं, उन कानूनों के निर्माण करने की शक्ति संप्रभु के पास है। और इन कानूनों का स्रोत भी क्या है? संप्रभु ही है, और संप्रभु ही इन कानूनों की व्याख्या करने का काम करता है। तो दूसरी विशेषता ये होगी। तीसरी विशेषता उन्होंने बताई है संप्रभु ही संपत्ति का सृष्टा और नियामक है। होब्स के अनुसार संपत्ति की सृष्टि भी संप्रभु ही करता है, क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ हुआ है। तो संपत्ति का सृष्टा होने के कारण संप्रभु संपत्ति को छीनने का अधिकारी भी बन जाता है होब्स के अनुसार। अर्थात संपत्ति का सृष्टा भी संप्रभु है और संपत्ति को छीन भी सकता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकारी होब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के साथ अस्तित्व में आया है। तो होब्स ने जो बोंदा के द्वारा प्रतिबंध लगाया था संपत्ति के अधिकार का, वो भी हटा दिया है और संप्रभु को पूर्णतया निरंकुश बना दिया गया है। इसी प्रकार चौथी विशेषता है प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत संप्रभु है, यानी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना, उनका वर्गीकरण करना और उनके पास जो भी समस्त अधिकार हैं उन अधिकारों को संप्रभु के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं, और संप्रभु के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का ही प्रयोग प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। पांचवी विशेषता देखते हैं, संप्रभु न्याय का स्रोत है। होब्स के अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत संप्रभु है, और होब्स न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का भी खंडन करता है। और होब्स, आप जानते हो, शक्ति के विभाजन, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का भी खंडन करता है। अर्थात होब्स का संप्रभु ही न्याय का एकमात्र स्रोत है। छठी विशेषता है अधिकार केवल संप्रभु में ही निहित होते हैं। होब्स के अनुसार किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च आदि किसी भी समुदाय के अधिकार नहीं होते हैं। सब व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, और व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। हाँ, इस संबंध में
एक अधिकार की बात जरूर होब्स करते हैं, वो आत्म सुरक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति के पास होब्स के अनुसार आत्म संरक्षण का अधिकार है। इसके सिवा कोई भी अधिकार व्यक्ति या किसी समूह या चर्च के पास नहीं होते। केवल व्यक्तियों के पास वही अधिकार हो सकते हैं जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। इसी प्रकार 7वीं विशेषता ये बताई है, युद्ध और शांति का निर्णायक होता है। आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग अपनाया जाता है। वो संप्रभु के द्वारा ये सारे कार्य संपादित किए जाते हैं और संप्रभु ही अपनी इच्छा अनुसार सैनिकों का उपयोग कर सकता है। और इसी प्रकार 8वीं विशेषता है, संप्रभु अविभाज्य और अदेय है। संप्रभु अपने गुण या अपने अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इनके प्रयोग में भागीदार बना सकता। इसी प्रकार 9वीं विशेषता है, चर्च भी संप्रभु के अधीन है। होब्स की विचारधारा में स्वाधीन चर्च के लिए कोई स्थान नहीं है, स्वतंत्र चर्च के लिए कोई स्थान नहीं है। होब्स ने खुद ही कहा है कि चर्च ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का एक संघ है जो संप्रभु के अधीन संगठित है और संप्रभु की आज्ञा से अपने सम्मेलन कर सकता है। और उन्होंने कहा कि संप्रभु को धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने का अधिकार है और राज्य के अंतर्गत अन्य निगमों की भांति चर्च का प्रधान भी संप्रभु ही होता है। अर्थात होब्स के अनुसार चर्च भी संप्रभु के ही अधीन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होब्स ने एक निरंकुश राज्य की स्थापना की है। लेवियाथन की जो विशेषताएं दी गई हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि होब्स के द्वारा एक निरंकुश राज्य की स्थापना की गई है। और होब्स के विचारों में नग्न निरंकुशतावाद के तत्व दिखाई देते हैं, क्योंकि होब्स अपने संप्रभु पर सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा देता है और साथ ही उसको विधि, प्रशासन, अधिकार, न्याय, नैतिकता, युद्ध, शांति, धर्म आदि का एकमात्र स्रोत बताता है। और उन्होंने कहा कि जनता का एकमात्र कर्तव्य है कि वो संप्रभु के आदेशों का पालन करें, चाहे वे आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरोधी क्यों न हो। और संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने, उनके प्राण लेने के अधिकार भी हैं, क्योंकि होब्स का मानना है कि जनता की संपत्ति और प्राण संप्रभु के कारण ही सुरक्षित हैं। इसलिए ये सभी तत्व हमें होब्स के विचारों में निरंकुशता की ओर संकेत करते हैं।